औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर ताख़ीर का सबब बना, वजह बेहतर तहकीक थी। बंदा मुखातिब ने 2 दिन कबल सोचा कि कुछ ऐसा तरीका, पहले शुरू में जैसे 5-10 मिनट का होता है या ज़रा ज़्यादा देर का, कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे आप लोगों का इल्म अमर हो जाए, दायमी हो जाए, अबदी हो जाए। मफ़हूम यह है कि एक दफ़ा अच्छे तरीके से जिस चीज़ को पढ़ें, जहन में वो बात याद रह जाए, बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत ना हो। बिलखसूस कंसेप्चुअल लिहाज से कि आप लोगों का कंसेप्ट, नज़रिया, समझ बूझ इल्म की कैसे बेहतर हो सकती है, ये पस मंज़र है जिसकी बाबत 2 दिन से तहकीक वगैरह कर रहा था। तो वैसे ही जहन में बात आ गई कि कायनात की ऐसी हस्तियां, इल्मी लिहाज से जदीद साइंस को आप समझ लें, जिनका नाम हमेशा रहेगा, या जिनकी खूबियां, जिनकी इजादात, डिस्कवरीज वगैरह, इन्वेंशन आप कह सकते हैं, हमेशा इंसानियत याद रखेगी। उनमें नाम वैसे मैं सोच रहा था, अल बैरूनी को आप देख लें, न्यूटन को देख लें, इब्न अल हैशम को देख लें, जाबिर बिन हयान को देख लें। एक चीज़ जो मेरे मुताले में आई कि उनमें एक चीज़ मुश्तरका थी सब में, कि इल्म का जो सही मफहूम है उन्हें समझ आ गया था कि इल्म क्या होता है। उन्होंने इल्म को बतौर साइंस पढ़ा। अब इल्म और साइंस में क्या फ़र्क है वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताता हूँ। अपने मौजू को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कबल अज़ीं कुछ चीज़ें आप लोग ना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनकी बारीकियों में ना जाइएगा। अभी फ़िलहाल सरे दस्त प्रेमा फेशिया जिसे कहते हैं ना, बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर ज़रा तवज्जो से पढ़िएगा, समझिएगा। अब अंग्रेज़ी का वर्ड है लॉजिक, LOGIC। शुबह कानून में इसका तलाक बेहद है। अब इसको उर्दू में मंतक कहते हैं, जिसकी अमूमी तौर पर तारीफ में आप लोग पढ़ेंगे कि तारीफ क्या है जी, बोलना, गुफ्तगू, नातिक इंसान हैवान नातिक है। अब इसकी जो तारीफ वगैरह की गई है, तकरीबन जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, मतलब मगरबी लिहाज से, या जो हमारा मुस्लिम बेस्ड, तकरीबन एक ही चीज़ें अक्सर आती हैं। बल्कि जिस चीज़ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, लॉजिक है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, ये बुनियादी छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े मज़ामीन हैं, बहुत बड़े, लेकिन एक बेहतरीन तालिब इल्म को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखें ना, फिलॉसफी की मैंने बात की थी, फ़लसफ़ा क्या होता है? रियलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरल नॉलेज को जानना फिलॉसफी कहा जाता है। हक़ाइक़ की परख, फिलासफर जो बात कर दे, जो रियलिटी को समझता हो, जिसका मुआशरे में बेहतर मकाम हो, आम अल्फाज में जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों, जिसका किरदार, जिसकी तहकीक, किरदार से आप किरदार वैसे जो हम आम तौर पर लेते हैं कि साहिब किरदार इंसान है, मतलब अमूमी तौर पर कि जी गुनाहों से पाक है, या मैं अब इस किरदार की बात कर रहा हूँ जिसे अपने शोबे में बहुत ज़्यादा महारत है, उसकी बात, वो फिलासफर होता है। अब फ़लसफ़े में जो शरीयत इस्लाम में है, या जो फ़लसफ़े की मुझे तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने पढ़ा कि फ़लसफ़ा एक ऐसा दिया, आप समझ सकते हैं, दिया, एक दिया है, आप ऐसे समझिए एक ऐसी लाइट है, रोशनी है, लालटीन है, लालटेन जो पहले दौर में होता था, अब आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, जिसका तेल अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो,
अल्लाह की वहदानियत, पाकीज़गी, तहारत जिस फिलासफी की बेस हो वो फिलासफी सर आंखों पर। अब गौर फिक्र है, इल्म है, ये आप लोगों की डिस्क्रिशन है किस हद तक इस मौजू को लेके जाना है। फिलासफी की ये तारीफ है। अब लॉजिक क्या है? कानून में लॉजिक का इस्तेमाल बेहद है, बता चुका हूँ। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, आर्गूमेंट्स, बात अक्ल सलीम मानता है या नहीं मानता, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, प्रूव है या नहीं है, ये मौजू आते हैं। कैसे? मंतिक का मकसद गौर व फिक्र है कि इंसान ऐसे कवानीन का मुताला करे जिनका लिहाज और रियायत, ये उर्दू के अल्फाज हैं जिनका आप मुशाहदा समझ सकते हैं, ऐसे कवानीन जिन पर बहुत ज़्यादा तहकीक इंसान को गलती से बचा ले। अब जाहिर साहब की एक रिसर्च होती है, हर फैसला वकला साहबान आर्गूमेंट्स वगैरह करते हैं। मैक्सिमम जाहिर साहब का ये रिसर्च पेपर होता है, जजमेंट। वैसे आपको बाय द वे इल्मी गुफ्तगू हो रही है हमारी कि जाहिर साहब गलती से बच जाएं। अब ट्रायल का मकसद क्या होता है? अब हम अब हमारा मौजू है, अभी आता हूँ इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक। आज का जुर्म, जुर्म क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड, इसको मैं जोड़ रहा हूँ लॉजिक के साथ। आप लोग बेहतरीन तालिब इल्म है। अच्छा तालिब इल्म वो होता है जो लॉजिक को समझता है, मंतिक को समझता है, गौर व फिक्र करता है, चीज़ को पढ़ता है। आप लोग सरकारी अफसरान हैं, मिसाल दे रहा हूँ, या भी तालिब इल्म हैं। तालिब इल्म तो हैं लेकिन कानून के बाकायदा पाकिस्तानी कानून के ताबे आप लोगों का वो दर्जा है जो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये और बात है तजर्बा कितना है कि गौर व फिक्र आप अशिया पर ऐसे करें कि आप गलती से बच जाएं। ज़हरी और बातनी अलूम का पता होना। ज़हरी तो वो है ना प्रेमा फेशे, जो आपने रिकॉर्ड कागज देखा बतौर वकील या बतौर जज। इंटरनल ये है कि आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि जो कागज आपके सामने है क्या इसे ऐसे माना जा सकता है, परखा समझा जा सकता है। मंतिक का सिर्फ इस हद तक ही रहूंगा। अब तीन चीजें हैं मंतिक जो तारीफ में बताता है, क्योंकि ये हर इल्म की बुनियाद है। बकायदा ये फिलासफी में तो यकीनन पढ़ाया जाता है, एमएससी पीएचडी लेवल पर, और हमारे मदारिस में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर हमें हमारा जो दीगर निसाब है उनमें नहीं पढ़ाया जाते, जो रिसर्च मैट्रिक वगैरह या उससे पहले या बाद के, या जो कोई एज ए स्पेशल सब्जेक्ट इनको ले उनको भी ये पढ़ाया जाता है। अब जोड़ूंगा पाकिस्तान पिनल कोड को। इसकी तारीफ क्या है पहले बता चुका हूँ कि करीने मसलियात है, लेजिस्लेशन ने नेक नियति का इजहार किया, बेहतरीन राय का, कि पाकिस्तान में एक आम कानून नाफिज किया जाए ताज़ीरात का, जिससे लोगों को सज़ा दी जाए। हर दुनिया के हर मुल्क का, हर रियासत का निज़ाम है, जुर्म नहीं होना चाहिए, जुर्म को रोकना चाहिए। जुर्म कल्चर पे डिपेंड करता है, ममालिक पर डिपेंड करता है, मजहब पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान है, मजहबी लिहाज से जो पाकीज़ा मुक़द्दस शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करना पाकिस्तान में जुर्म है। शराब पीना जुर्म है। दीगर जो हमारे हदूद के हैं लाज, वो इंशाल्लाह ताला पीपीसी और हदूद लाज को हम साथ ही देखेंगे। अब जो गैर मुल्क है वहाँ शराब पीना शायद जुर्म नहीं है, और भी दीगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनसी मामलात पाकिस्तान में जुर्म है। अब जुर्म की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, एन एक्ट और अमिशन पनिशेबल बाई लॉ, एनफोर्सेबल फॉर द टाइम बीइंग। पीपीसी और सीआरपीसी में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है, वो कैटल एक्ट वाला है 1881 या उसका कुछ कानून है कि उसके तहत भी कोई कंप्लेंट अगर सेक्शन शायद 20 के ताबे आ जाए तो वो जुर्म बन जाता है। अब पाकिस्तान पिनल कोड, तारीफ आप लोगों को इसकी बता चुका हूँ, जो कानून ने डिफाइन कर गया है। अब जो हमारे फिलासफर्स हैं, ऑनरेबल जज साहबान को कह सकते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या जो हमारे फाजिल वकला साहबान हैं, फिलासफर ऑफ लॉ हैं, कोई शक नहीं है, जो बहस करते हैं
अब देखें ना, अच्छी जजमेंट, ये मेरे उस्ताद मोहतरम सर आमिर रजा साहब के अल्फाज हैं, कब आती है? आप वकला साहबान के नाम तो देखा करें। सर खोसा साहब की जो जजमेंट आई थी जी, उनमें जो उसका मैंने बताया था कि ये हतमी ना समझिएगा, इस पर फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन आप देखें ना, सर खोसा साहब ने शरीयत की बात की। अब पाकिस्तान पिनल कोड डील करता है इंसान को, लेकिन दीन इस्लाम का मकसद है इंसानियत की बका। अब वो जजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा, ये पीपीसी को रिलेट कर रहा हूँ आज के इस मौजू के साथ, आप लोगों के दिमाग को, जहन को खोलने के लिए, कि अक्सर जो पुलिस स्टेशन की वैन्स होती हैं, गाड़ियाँ, उन पर लिखा होता है नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। जो अफेंडर है, जो क्रिमिनल है, उससे नफरत है, लेकिन वो जो इंसान बैठा है उससे नहीं है। सर खोसा साहब ने, अब देखें ना, बातें बहुत आगे निकल जाती हैं। अब उन वकला साहबान के माशाल्लाह उस वक्त के नाम तो देखें, तीन चार तो माशाल्लाह हमारे अब मौजूद हैं। सर उमर अता बंदियाल साहब, ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट। सर सैयद शबर रजा रिजवी साहब, ऑनरेबल जज हमारे हाई कोर्ट के रह चुके हैं। सैयद अफजल हैदर साहब, ऑनरेबल जज ये फेडरल शरीयत कोर्ट के रह चुके हैं। बेहतरीन, काबिल फ़ख्र शख्सियत, अल्लाह की रहमत, ये लोग। देखे ना, अब ये एमिकस क्यूराए बने थे। अब ये देखे ना, शख्सियत कौन सी हैं जिन्होंने असिस्ट किया। फिलासफर की मैं बात कर रहा था। फिलासफर जो डिफाइन कर दें, ये बारीकियों को अच्छे तरीके से समझते हैं, हक़ाइक़ को। अब पीपीसी का मकसद है, हम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आगाही हो जाए हमें इस कानून से। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है इंसान। इंसान सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, या हमारे फ़ौज के बड़े अफसरान हैं, इवन दैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, या अदलिया का कोई बड़ा अफसर हो सकता है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर पीपीसी के ताबे कोई जुर्म हुआ है, कानून ने ये नहीं देखना कि किसकी हस्ती है, पाकिस्तान की तारीख, ये कि ये हस्ती कौन है, पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ से गवाह है। बेटा ये लाजे के मैं आप लोगों को असूल बता रहा हूँ, पीपीसी ने में आपने कैसे इतलाक़ करना है। तारीफ आप देख लें पीपीसी की क्या है। मौजू इसका इंसान है। मकसद है आगाही हासिल हो जाए कि कौन सा इंसान का फेल जुर्म है, कौन सा फेल जुर्म नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं। अब साइकोलॉजी को आप ज़रा देख लें। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस। माहिरीन नफ्सियात, अक्सर जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर साहबान होते हैं, फिर आगे तहकीक करते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे देखा गया है, जो मेरे तजर्बे में है। अदरवाइज हमारे जो एमएससी साइकोलॉजी होते हैं, वो भी बेहतरीन माहिर नफ्सियात होते हैं। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर तहकीक है, एमबीबीएस डॉक्टर साहबान इसको, जो मेरा महदूद इल्म है, शायद बहुत बेहतर समझते हैं। इंसान की नफ्सियात साइंटिफिकली, जो उसकी बॉडी है, कैसे काम करती है। अब इसको इस बात के साथ जोड़ रहा हूँ, आप लोगों का बेहतरीन इल्म हासिल करने का ज़रिया। बेटा कई दफ़ा लोगों आप लोगों को बताया, रात को टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठ जाएं। 5-6 घंटे की नींद बहुत बेहतरीन नींद है। 10 से 4, 9 से 3 बेहतरीन टाइम टेबल है। दिन को आधा घंटा घंटा सो जाया करें। जो साइकोलॉजी है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के हम तालिब इल्म हैं, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक नॉलेज रिटेन बेहतरीन हमें कब आएगा, कैसे आएगा। 5 वक्त की नमाज है, पॉजिटिव सोच है, और बाकायदा एक्सरसाइज वॉक है। जो मेरी बहनें, आम तौर पर जो रिवाज नहीं होता एक्सरसाइज वगैरह का, लेकिन वॉक कोशिश किया करें, 10-20-30 मिनट की वॉक कर लिया करें। वो कहते हैं जी, अक्सर खवातीन का होता है कि जी हम घर का काम करते हैं। बेटा ये घर का काम करना और चीज़ है, वॉक और चीज़ है। 15-20 मिनट की ना तेज़ वॉक कर लिया करें, जैसे पसीना आ जाए। सुबह के टाइम कर लिया करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी ये कहती है कि इससे ज़हन फ्रेश हो जाता है, लर्निंग की पावर, सीखने की इंसानी दिमागी ताकत बहुत बेहतर हो जाती है। वहम, वसवसा, खौफ, जैसे आप लोगों का भाई कोर्ट के इम्तिहान में आया हुआ है, नो इशू। अब जितने भी अक्सर जय साहबान का आप लोगों को बताया है मैंने, पहले कैफियत हर इंसान की ऐसी होती है, इम्तिहान आखिर इम्तिहान होता है, लेकिन अक्सर कम्प्लेक्स फ्री देखा है, मुतमईन देखा है, पुरएतमाद देखा है। हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब ये आम स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी।
हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कुछ नहीं। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी बात थी। क्या? कि वो लोग तरीके से चले, मुतमईन होकर चले, चीज को समझा परखा, एक्सरसाइज हो गई, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, इखलाकियात हो गई, बिलखसूस माँ बाप रिश्तेदार, और ज़बान का बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल, सब्र और बर्दाश्त, ये बुनियादी चीज़ें हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जिन्हें तहकीक ने बहुत ज़्यादा सदियों से जो तहकीक हुई है साबित किया है। शरीयत इस्लाम में भी ये चीज़ साबित है। हर माशरे के अपने नाम्स, सोसाइटी नाम्स, कल्चर हैं, लेकिन ये बेसिक असूल हैं जो सदियों से आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने तहकीक किया है कई सालों पर, कई लाखों अफराद पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी खुशनसीबी है कि ये आम छोटी-छोटी बातें आज हमारे ज़हन में बेटा आ गई हैं। ये था, ये बुनियादी चीज़ें जो आप लोगों को लेके जाना चाहता था ना, मैंने कहा वो ज़रा बता दूँ। कुछ दिनों से काफ़ी चीज़ें देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी था काफ़ी चीज़ों का, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बेहतर ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए। अब कुछ दिन पहले एक लेक्चर में मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की बात की थी। इंटरनेट पे तहकीक कीजिएगा। बेटा सादा अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ पहले बनी हुई है, जो कारोबार पहले चल रहा है, जो इंसान पहले कामयाब है, फ़र्ज़ किया आप लोग जज बनने के ख्वाहिशमंद हैं, प्रोसिक्यूटर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। जो इंसान जज बना है, उसका तजर्बा आप देखें कि उसने तैयारी कैसे की थी, आज वो इस सीट पर बैठा है। जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, वो कैसे बने थे? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, क्योंकि इनका इल्म बहुत हद तक हतमी होता है। हतमी से मुराद ये है कि वो बहुत हद तक हक़ाइक़ से आगाह कर देते हैं, तरीक़ाकार कैसे आपने चलना है। इस लिहाज से काफ़ी बेहतरी हो जाती है। साइंस भी इस चीज़ को मानती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को। इससे मुझे याद आ गया हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल क्या था कि खुद तजर्बे ना करो, दूसरे के तजर्बों से सीखो। कारोबारी लिहाज से जो इसे इंटरप्रेट तो हज़रत अली के अल्फाज को कई लिहाज से किया जा सकता है। कायनात की बेहतरीन अजीम हस्तियों में से हस्ती हैं, सहाबा इकराम में से। अब आप लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम से अमूमी मफहूम मुराद ये है कि उस तरीके से चलें कि जो पहले तजर्बा से गुजर चुके हैं, जो नाकाम हुए हैं उनसे पूछें क्यों हुए, जो कामयाब हुए वो क्यों हुए। नाकामी कामयाबी का जोज़ है, नाकाम इंसान कामयाब होता है। जो हमारे लोग पहले सिविल जज के एग्जाम में नहीं करते, अक्सर वो हमारे एएसजे साहबान बन जाते हैं। जो एएसजे साहबान नहीं बन पाते, जज हाई कोर्ट बन जाते हैं। बेहतरीन निज़ाम है, कैलिबर है, अल्लाह की ज़ात ने इतना बेहतरीन कैलिबर दिया होता है तो वो उस लेवल पर पहुंचते हैं। लेकिन अक्सर जजेस हाई कोर्ट में देखा है वो नहीं आते कंपटीशन की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने फिर उन्हें हद से ज़्यादा मेहनत काबिलियत दी होती है। डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद उस ओहदे पर आते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अदरवाइज जो मेरे मुशाहदे में आया है, पैसे के लिहाज से उन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। क्यों? बेहतरीन प्रैक्टिस होती है, समझते हैं। अब जज हाई कोर्ट के कैलिबर कोई आम बात है? खुदा की ज़ात को जान नहीं देनी पूरे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में। इंतहाई पाकीज़ा लोग हैं, वो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि किन का इंतखाब करना है। माशरे के बेहतरीन पाकीज़ा अफराद का इंतखाब किया जाता है, जज हाई कोर्ट और जज, हाँ, डायरेक्टली जज हाई कोर्ट के लिए। अब ये हैरत की बात है ना, थोड़ी सी दिलचस्पी, सर फैज ईसा साहब हैं, डायरेक्ट चीफ जस्टिस आए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। और पंजाब की भी है एक मिसाल, उनका नाम अभी सरेदार जहन में नहीं आ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें ना, डायरेक्ट चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं, और ये लोग आए थे, सर काजी फैज ईसा साहब। जज सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें। बल्कि हमारी किसी सियासी गवर्नमेंट में ये कोशिश भी हुई थी, काम भी हो गया था कि जी फलां शख्स को बनाना है, लीगल था, 100% बन सकते हैं, कैलिबर है। लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ, अखबारात में आया था कि जी फलां साहब को जज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बनाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, सियासी गवर्नमेंट का अख्तियार था उस वक्त, लेकिन अब जुडिशल पॉलिसी वाला बहुत हद तक वो आइन में तरमीम हो गई है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की बात हो रही थी। अब उसके बाद ना आखिरी थोड़ी सी बात आप लोगों को कर दूं, उसके बाद आज के हम दर्स की तरफ आते हैं। बेटा ये ना मेरी तरफ से आप लोगों ने इसको ना बैंक मैनेजर पब्लिक रिलेशन को ना काफ़ी अप्रिशिएट किया है। ये ना बेहतरीन, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का बेहतरीन असूल है। वो भी मैं आपको जो अक्सर सेक्शंस याद नहीं होते ना, या इंशाल्लाह ताला जनरल नॉलेज हिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे कि सन कैसे याद नहीं होते, वो भी बड़े बेहतरीन आप लोगों को टोटके ही कह सकता हूँ, टोटके बताऊंगा दूंगा। अब जो आज का मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, कागज पेन साथ होगा या साथ रख लें,
लिख लें। अब ये वेरी सिंपल अल्फाज हैं अंग्रेजी के, टोटल हैं 12 बल्कि ये 14 अल्फाज हैं। 14 अल्फाज ये हैं, आप सुने बड़े गौर से। अंग्रेजी का लफ्ज है रोट, WROTE, रोट, लिखना। DGLDA ये एक हमारा ओहदा है लाहौर का, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल साहब होते हैं ना, अमूमी तौर पर CSP अफसरान होते हैं। डायरेक्टर जनरल LDA साहब, ये हमारा लाहौर का LDA का ओहदेदार होता है शख्स। मुख्तलिफ DG साहबान होते हैं मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों के वक्त। पब्लिक प्लानिंग, बेटा ये 12 अल्फाज हैं। रोड, डायरेक्टर जनरल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक प्लानिंग। अब DG साहब का काम ही सारा लिखना करना पब्लिक प्लानिंग है। बेटा लाहौर शहर में जितने प्लाजे बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं, रोड्स वगैरह बनती हैं, जायदादों के मामलात होते हैं, नक्शे वगैरह, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है LDA का, बहुत सारे महकमे इसमें आ जाते हैं। DG साहब ऑल इन ऑल होते हैं, उनका काम ही पब्लिक प्लानिंग लिखना होता है। इख्तिसार के साथ इसलिए बयान कर रहा हूँ, याद रहे हमेशा। अल्फाज हैं 14, कौन कौन से आप सुने आज का, हमेशा के लिए। अब जो जब मैंने ये तहकीक देखी ना, अब उसका आप देखें हेडिंग क्या है, 14 वेज टू एक्वायर नॉलेज, अ टाइमलेस गाइड फ्रॉम 1936। अब टाइमलेस वो चीज़ है जिसका वक्त पर कोई असर नहीं पड़ता। बेटा ये 14 वेज से जब आप नॉलेज हासिल करेंगे ना, ये कभी भूलने वाला नहीं है अगर इन 14 पर अमल करें। अक्सर आप लोगों का ये सवाल इतराज होता है कि सर भूल जाता है, समझ नहीं आता। बेटा 2 दिनों से मैं यही तहकीक कर रहा था, जो अल्लाह का बहुत ज्यादा करम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, कि अल्लाह ने ये मुझे सुनहरी हरूफ अल्फाज दिए तहकीक से। अब ये कई सालों की तहकीक थी, अमेरिकन है बंदा, उसने ये तहकीक की थी। आर टाइमलेस गाइड राइटिंग टू नॉलेज इज अ सर्टिफाइड चेक, ऊपर लिखा हुआ है। अब ये शायद कोई बुक है, यू कैन डू एनीथिंग, सच है, पूरी दुनिया गवाह है इस चीज की। कोई भी काबिल इंसान सारे काम कर सकता है। अल्लाह ने कैलिबर दिया हो, वक्त हो, पैशन हो, सब्र हो, तासुब की ऐनक हम ना रखें। एक वैसे एक पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव लिहाज से सोचें। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह होते भी हैं, नज़रियात अपनी जगह पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में अब ऐसी शख्सियात हैं, अल्लाह की ज़ात ने हद से ज़्यादा कामयाबी दी, हमारी सियासी शख्सियात हैं। एतराज़ात इख्तलाफात सारे अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा देखें कि एक इंसान कितने शोबों में काम कर सकता है। यही थोड़ा सा हिंट दिया कि हर इंसान जो, जिसमें कैलिबर हो, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, कमिटमेंट हो। कमिटमेंट वो है, कंसिस्टेंसी वो है कि बस करते रहो, करते रहो। अल्टीमेट अल्लाह का वादा है, कामयाबी हो जानी है। बेटा ये 14 वेज थे एक्वायर नॉलेज के, जो आपको रोट DGLDA ये शायद बनते हैं 12 अल्फाज, दो मैं खुद ही भूल गया हूँ, लेकिन आप 14 को जरा सुन लें, लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस, वही बात, बार बार प्रैक्टिस करें, क्या लिखा क्या समझा, इमेजिनेशन पे आ जाएं। बेटा लॉजिक का जो मैं आपको बात कर रहा था ना, ये एक इमेजिनेशन नॉलेज को डील करता है, तसव्वुराती, और होता है तस्दीकी, जिसे सर्टिफाइड कहते हैं, वेरीफाइड, प्रूव्ड। अब जज का काम क्या है, FIR एक इल्जाम है, जुर्म PPC क्या है, एक इल्जाम है। अक्सर नहीं कहते जमानत क्यों हो जाती है, कि इल्जाम से पहले क्यों उसे जेल में बंद, वो तो सजा भुगत रहा है, 382B का फायदा क्यों दिया जाता है। FIR इमेजिनेशन है, कैसे एक इल्जाम है साबित नहीं हुआ। कहते हैं ना कि महरम से मुजरिम, मुजरिम से महरम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में FIR हो जाए, महरम इंसान मुजरिम बन जाता है। कानून ये नहीं है, शरीयत भी ये नहीं है, साबित हो जाए फिर आप करें। तो लॉजिक इस चीज को डील करता है। बाय द वे मुझे ये बात याद आ गई कि इमेजिनेशन आप देखें, फिर उसके बाद प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे होगा, साबित किया जा सकता है कि ये सूरज है, कि ये रोशनी है, रोशनी से क्या होता है, इसके नतायज क्या होते हैं, साबित करें।
पानी ठंडा क्यों होता है, ये साबित करें। इसका लॉजिक, फिलॉसफी, रीजनिंग, साइंस क्या है। साइंस और नॉलेज का आप लोगों को मैं फ़र्क बता रहा था। साइंस भी बहुत कदीमी लफ्ज़ है। वो इल्म जो मुशाहदे पर मबनी हो, साइंस कहलाता है। इंजीनियरिंग है हमारी, मेडिकल है। आज से 2 साल, 500 साल, 1000 साल पहले ये सिर्फ हुनर होते थे। हकीम नस्ल दर नस्ल चलते थे। फिर जी एमबीबीएस का दर्जा हो गया, साइंस का दर्जा हो गया, मुशाहदे के साथ। ला पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, मुशाहदाती इल्म है, साइंसी इल्म है। लॉ इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब इब्राहिम लिंकन यूनिवर्सिटी अमेरिका की कभी वेबसाइट पर रिसर्च कर लीजिएगा, क्या कहते हैं। तो 14 वेज बता रहा था आप लोगों को। प्रैक्टिस, आस्क, डिजायर। अब प्रैक्टिस क्या है, बार बार मशक करें। आस्क क्या है, अपने आप से बार बार पूछें कि ये चीज क्यों है। वही 5 Ws वाला असूल हमेशा जहन में रखें। क्यों है, कब है, किस वक्त है, ऐसा क्यों है। एक मेरी बहन ने बेहतरीन खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा 149 की बाबत क्यूएसओ का। मैंने आप लोगों को फिर ऑडियो लेक्चर भी भेजा था। बेटा ये होता है आस्क। जहां जहन अड़ जाए वहां रुक जाएं। बेटा ये टेंशन, जल्दबाजी में अक्सर काम खराब हो जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आती। जब तक क्लियर ना हो कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन ऑफ लॉ, आगे ना जाएं। अब डिजायर तो बड़ी बात है ना, अगर ख्वाहिश होगी तो मकसद हासिल होगा। गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ चौथा पॉइंट है। पहला था प्रैक्टिस, दूसरा है आस्क, तीसरा है डिजायर, चौथा है गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ। बेटा इसका मफहूम यह है, जो मुझे समझ है, सब कुछ अल्लाह की जात ने आपके अंदर रखा है। बाराक ओबामा की मुझे वैसे बात याद आ गई थी कि जब वो लॉ के प्रोफेसर थे, कहीं पढ़ाते थे, तो किसी ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने अमेरिका का सदर बनना है। कई साल पहले की बात थी, अमेरिकन सदर बन गया। डिजायर थी ना, गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ। उसे पता था कोई भी इंसान, अमेरिकन सोसाइटी ऐसी है, उस कैलिबर पर, उस प्रोटोकॉल पर आ जाता है, वो बना देते हैं, वो नहीं देखते काला है या गोरा है। अब वॉक अराउंड इट। बेटा बेटा इसका ये है हमारा पांचवा पॉइंट, वॉक अराउंड इट। इसका मफहूम ये है कि जो आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज के गिर्द रहें। जहन को, दिमाग को उसके गिर्द हमेशा रखें। इससे लर्निंग बेहतरीन होगी। एक्सपेरिमेंट क्या है, हम बेहतरीन कानून के तालिब इल्म हैं। बेटा लॉ का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल को देखें, प्लीडेंस को देखें, जजमेंट्स को देखें। ये आप लोगों का अपना एक्सपेरिमेंट है। फिर अल्लाह की ज़ात रहम करे, जराइम होते हैं अक्सर हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में किसी बंदे पर एफआईआर हो जाती है, हम खुद एफआईआर कराते हैं, तो अदालतों में अक्सर मेल तबका हमारा जाता है। हमारी फीमेल भी बहुत का चली जाती है, मसलन फैमिली का है, फैमिली ये फैमिली सूट्स वगैरह होते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लाज के मुख्तलिफ होते हैं। आज का जो हमारा कल्चर है, अब हर कोई अवेयर है, एग्रीमेंट टू सेल का, फीमेल की भी 2 गवाहें अब डाल लेते हैं, हालात ऐसे आ गए। तो एक्सपेरिमेंट आप देखें ना, कि जब खुद मुद्दई बने, मुलजम बने, क्या कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। जब ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन को देखें। पुलिस वाले आप लोगों के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछें कि अंकल भाई आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, क्या मराहल होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है। टीच, टीच क्या होता है, ही इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, पढ़ाएं। रीड, पढ़ें उस चीज को बार बार। राइट, लिखना। लिसन, सुने। अब जो मैं आप लोगों से गुजारिशात कर रहा हूँ, बेटा ये अमर हमेशा के लिए मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि आप लोगों का इल्म दायमी हो जाए। लिसन, उसके बाद है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या है, कॉमन सेंस को खोले ना, देखें क्या हो रहा है इर्द गिर्द, या ये कानून क्यों है ऐसा, मुशाहिदा करें ना, ऑब्जर्व करें अपने तौर पर। अब ये पुट इन ऑर्डर। बेटा पुट इन ऑर्डर कुछ इस लिहाज से है कि जो आप मुख्तलिफ लाज पढ़ते हैं ना, जैसे अक्सर मैंने आप लोगों को कल जैसे कराची हाई कोर्ट की, ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट की अथॉरिटी दी थी, आप देखें उसमें सीपीसी का इस्तेमाल है, सीआरपीसी का इस्तेमाल है, पीपीसी का इस्तेमाल है, कैनाल का इस्तेमाल है। एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा टच दिया गया था। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अख्तियारात थे कि जी है सिविल सूट, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फरमाया कि जी बैंडिंग नहीं है मजिस्ट्रेट का जो एडमन ऑर्डर है। क्यों, वो ऑनरेबल जज हाई कोर्ट इन द कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये बात कर रहे थे कि बेंडिंग नहीं है एडमन ऑर्डर उसका कि मैं उस पर अमल करूं, वो मुझसे लोअर कोर्ट है, मेरे वो सबॉर्डिनेट है, उससे गलत फैसला हुआ है बज़ाहिर। ये पुट इन ऑर्डर बेटा ये है कि सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज कैसे, वेरी सिंपल, मैं आपको कहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ वैसे सिंक्रोनाइजेशन की, कि लाइट चली जाती है, जनरेटर होते हैं प्लाजों में या घरों में, अक्सर आप लोगों ने लगवाए होते हैं।
फौरन लाइट जाती है, जनरेटर खुद चल जाता है। ये क्या है? खुद ब खुद किसी चीज का इन ऑर्डर हो जाना। लॉ का भी बेटा यही हिसाब है। अब ये डिफाइन है। नेक्स्ट पुट इन ऑर्डर से आगे बात है डिफाइन, कि बेटा इमेजिनरी अपने तौर पर उसको डिफाइन तो करें कि पढ़ा क्या है, समझा क्या है, उसको फिर आगे लेके जाना है। फिर रीजन है मेन असल बात, वकालत का, इल्म कानून का हुस्न, बुनियाद, गहराई, बेटा रीजन है। अब हम पीपीसी की तरफ आते हैं। मोटिव क्यों पढ़ा था? एक है ना ये रेस जैसे क्यों हम पढ़ते हैं। अब जाहिर साहब ने तस्दीकी प्रूव्ड करना है अपना इल्म के बगैर वजह थे। काज एंड इफेक्ट क्या है? जुर्म क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ, ऐसा क्या वजह है? मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? आप लोग पूछ रहे थे, बल्कि कोई मेरी बहन सवाल पूछ रही थी कि सर ये 302 सी में आएगा। जो अल्लू बल्लू की मिसाल थी डैंग डेक्लेरेशन की, फर्ज किया मिसाल लेता हूँ 302 में जाए साहब 302 सी में क्यों करते हैं? मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? रीजन देनी पड़ती है। अब आपने देखा ना सीआरपीसी का जजमेंट पोर्शन देखें आप, कि सजाए मौत का जो मुलजिम है सजाए मौत के जुर्म का, अगर जज साहब उसे कोई और सजा देंगे रीजन लिखेंगे। अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में सजा कम करती है, हालात वाकयात क्या होते हैं मैं आपको वैसे मिसाल दूं, रीजन क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफेंडर है, अभी सिर्फ 19 साल का है, झगड़ा हुआ एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या कि जो मरहूम था उसने बहुत ज्यादा गालियां दी थी, गैरत की हद से ज्यादा, तो इस पर कंट्रोल कोई इंसान नहीं रख सकता। सजाए मौत को उम्र कैद में चेंज कर दिया। कहते हैं कि जी कन्विक्शन है, सजा है, लेकिन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। बेटा ये होते हैं एक्सटीन्यूएटिंग भी कहते हैं। दोस्त कह रहे थे उनसे इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है प्रोसिक्यूशन में या जुडिशरी में कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं। या रीजन मैं आपको बता दूं, एक जज से फैसला करते हैं 418F में 3 साल तक सजा है। अब वो 3 से 1 या 2 क्यों करते हैं, वजूहत क्या है? हालांकि रीजन नहीं है। जज साहब रीजन देने को जो मजिस्ट्रेट साहब हैं पाबंद नहीं है, कानून ने नहीं कहा। अब उनके जहन में होता है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ 3 साल कहाँ करेंगे, जहां मैं अगर कन्विक्शन का केस है 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, फुल डोज दे दी मैक्सिमम जो उस कानून में है जो जुर्म के मुताबिक है, लेकिन 6 महीने कर दी। 6 महीने क्यों दी? मामला 30,000 का है, 50,000 का है, मिसाल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन हालात में होता है। तो बेटा ये था। अब हम जरा इसको देख लें। अब मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ, ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा। पब्लिक सर्वेंट को जरा जहन में दिमाग में दौड़ाएं, लेके आए। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, किन हालात में होता है, कानून ने इसे क्या कहा है। अब मुख्तलिफ ओहदा चाहते हैं ना, आप लोग जहन में रख लें। जय साहब हैं जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आर्मी क्या है? पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स है, नेवी आ जाती है, इनके जो ऑफिसर्स हो गए हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है, मिलिट्री। 3 है हमारी अफवाज, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं आप लोगों को पता है जो शुरू में भर्ती किए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, कानून ने इन्हें कहा है। अब उसके बाद क्या है? पहला ओमिटेड है, दूसरा आर्मी का बता दिया, तीसरा जज साहब। अब देखें ना आप, फौजी को जज को जहन में रख लें इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। अब फोर्थ है एवरी ऑफिसर आ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जैसे क्या है, रीडर साहब अदालत के आप जहन में रखें, जो जज साहब के रीडर हैं। क्या जज साहब कहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ कि कोई पार्टी है ये स्टे लेने कि जी ये गाड़ी मेरे कब्जे में है, तो मैंने उसे खरीदी, अब वो मुझसे छीनना चाहता है, ये मुआहदा भी है। अदालत हुक्म कर देती है कि इसे गैर कानूनी गाड़ी ना छीनी जाए, लेकिन अदालत अपनी तसल्ली करती है कि गाड़ी इसके पास है भी सही, तो वो अक्सर अदालत के बाहर वो गाड़ी खड़ी होती है। जज साहब रीडर को कहते हैं, जय रीडर साहब गाड़ी देखें, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर असल देखें, रंग देखें, बल्कि फोटो उतार के लें। ये जज साहब तसल्ली करते हैं कि वाकई इसके पास है। अब रीडर क्या काम कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है, जज को असिस्ट कर रहा है। रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ, वही क्या है जो वो रिपोर्ट करता है अपनी कलमी कि सर ये मेरी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर जज साहब स्टे कर देते हैं, इंजंक्शन कर देते हैं, सॉरी स्टे का लफ्ज गलत है, हुक्म इम्तनाई आर्जी पास कर देते हैं। फैक्ट अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अक्सर जो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट की या दीगर जो फैसला जात होते हैं, कहते हैं जी रीडर साहब अपने पास रख लें। अब जज अपनी एक जज की कैपेसिटी में मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है। चार्ज डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी,
कैसे पैसे अक्सर अमानतन उनको दे दिए जाते हैं रीडर साहब को कि जी रखें, खर्चा है बच्चों का, ये वो जो ये दवाजात में आता है। एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस टू एडमिनिस्टर ओथ हो गया। अब ये जुडिशियल प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे करते हैं बेटा, मिसाल दे रहा हूँ। एग्रीमेंट टू सेल दावा डिग्री है, उसकी रजिस्ट्री होनी है, अजरा आ जाता है, जाए साहब उसको वो कमीशन बना देते हैं कि जी जाएं आप ये रजिस्ट्री करा के, वो तहसीलदार के ऑफिस में या एडीएलआर ऑफिस में रीडर साहब जाते हैं। अब वो एग्जीक्यूट क्या करें, जुडिशियल प्रोसेस को कर रहे नहीं कर रहे, ओथ कहते हैं जाए साहब, रीडर साहब लें आप इनसे ओथ जी। तो अच्छा, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल ओथ आ गया, इंटरप्रेट आ गया, प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली अथॉराइज्ड बाय लॉ बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज। आप देखें ना जज साहब अनेस्टी पर जज खुद गिरफ्तार कर सकता है बंदा, आपका ये पीपीसी अलाउ कर रहा है, आप वो किसी शहरी को भी कह सकते हैं कि आप ये काम करें, आप ये काम करें। गुड फेथ में शहरी पाबंद है जज साहब के कहने को मानने का। अब ये जूरी मैन, आप लोगों ने पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था लॉ एंड ऑर्डर का ऑडियो लेक्चर भी आया था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, वहां शायद ये लफ्ज इस्तेमाल है, ज्यूरी, असेसर, मेंबर ऑफ अ पंचायत। अब अक्सर अदालतों में आ जाता है कि जी दो फौजदारी मुकदमा है, इसमें एक उनका हेड बरादरी का आता है, कहता है जय साहब ये बस हमारा आपस का मामला है, मैं सुलह करा दूंगा। जय साहब कहते हैं वाह जी, क्या जी आपका क्या नाम है, चोई साहब फलां साहब, तो आप मेहरबानी करें करा दें सुलह। आप वो पेशी ले जाते हैं, नेक्स्ट पेशी पर रिटर्न आ जाता है, वो लिखा, वो बासवा चोई साहब ने लिखा होता है कि जी मैं पंचायत का हेड हूँ, जनाब की अदालत ने मुझे मुकर्रर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमारी इनके साथ सुलह हो गई, ये शरायत है, हो गई सुलह, शरायत हो गई, बंदा एक्विट। अब ये पंचायत का मेंबर और पंचायत की वैसे आप लोगों को मिसाल दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली बातें हैं। असेसर क्या है, कोर्ट जब वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर देती है, भी असेस करें आप ये। सिक्स एवरी आर्बिट्रेटर अदर देन, अब आर्बिट्रेटर है कि ये अब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ेंगे ना आप, अब जिसको ये डिसीजन रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ अब एनी अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, रेवेन्यू ऑफिसर का हमने क्या कहा था, रेवेन्यू कोर्ट नहीं, बताओ रेवेन्यू अफसर आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, ये हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब ये सहमत कोई भी शख्स जो कोई अपने पास ओहदा रखता है बामुताबिक कानून, टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, पुलिस वालों को आप ले लें। अब देखें ना, पुलिस वाला आ गया, जज आ गया, मेंबर ऑफ पंचायत आ गया, रीडर आ गया, ये हमारे लॉ के स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि ये लॉ की डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में ये लोग शामिल हैं। पब्लिक सर्वेंट में आप इनका नाम लिख लें, हमेशा के लिए अपने नोट्स कन्फाइन कर लें अपने पास, थानेदार साहब कन्फाइन कर सकते हैं या जज के हुक्म पर कोई बंदा कन्फाइन हो जाता है। एट्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offenses, क्या अब जुर्म से बचाओ पुलिस का फर्ज है ये। साथ ही कामन क्या है, सीआरपीसी का मकसद बेटा, इसका मकसद ट्रायल भी है, पुलिस की जिम्मेदारियां भी हैं, जज के लिए मावनत भी है। कोर्ट जजमेंट कैसे होगी, कोर्ट के लिए, पुलिस क्या है ये, आप 107 151 के अक्सर ही आते हैं, पुलिस वाले प्रिवेंट करते हैं ऑफेंसेस को, देव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस। अब हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का उसे इल्म हो जाता है अमूमी तौर पर, जब इंशाल्लाह ताला हम पीपीसी सीआरपीसी को पढ़ेंगे उसमें हर चीज आ जाएगी। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, अब ये क्या है, तहसीलदार साहब बाज़ बात पकड़ लेते हैं जो लोग कर्जे देने होते हैं, ज़राई कर्जों वाले। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस, ये डॉक्टर साहबान की जिम्मेदारी है, जो आजकल हमारी जदीद दौर चला हुआ है कि डॉक्टर साहबान की क्या क्या जिम्मेदारी है। कौन कौन से नए अब पंजाब में महकमे बन गए, होटलों पे छापे हो रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं। Ninth, every officer whose duty is such officer to take, receive, keep, expend any property on behalf of the government। अब देख लें ये जो हमारे खजाने के अफसरान होते हैं क्या काम करते हैं, अदलिया के अफसरान हैं, नाजिर साहब हैं हमारे, क्या काम करते हैं, सर्वे, असेसमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लैंड रेवेन्यू हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट, पटवारी क्या करता है, रेवेन्यू ऑफिसर का, बेटा लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये सारी बातें चीजें दी गई हैं। authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government। अब क्या है पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है जो है, ये ढाल बाज क्या होती है, लैंड रेवेन्यू में रिकवरी होती है। पानी जो नहरों का इस्तेमाल करते हैं उससे महकमा नहर लिस्टें बनाता है, फिर वो पटवारी को दे देते हैं, पटवारी साहब रिकवरियां करते हैं जिम्मेदारों से। टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट आ गया, एवरी ऑफिसर इन द सर्विस
और पे ऑफ द गवर्नमेंट आर। अच्छा इसका ना अब ये देखें, अक्सर ये बड़ी जजमेंट मशहूर हुई थी, जो स्टैंप वेंडर है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, अक्सर पर्चे वगैरह होते हैं, स्टैंप वेंडर पर इल्जाम आ जाता है ना कि जी इसने जैली स्टैंप पेपर तैयार किया है, ये जैली इसने काम किया है, तो ये एंटी करप्शन में बाज़ का इसका केस चला जाता है, ये भी उसमें आ जाता है। फीस आर कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, वही जो स्टैंप वेंडर साहब हैं इनको बकायदा हिस्सा मिलता है। 10th को देखें, every officer whose duty it is as such officer to keep, receive, keep or spend any property, मेक सर्वे असेसमेंट वाला हो गया, कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज टाउन। बेटा ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में सारा हमने पढ़ा हुआ है, उसको जरा आप गौर से देख लीजिएगा। इसकी लंबरदार की क्या है, ये इंशाल्लाह ताला लंबरदार को हम बाद में अगर अल्लाह ने मौका दिया रूल्स का फिर कभी देखेंगे क्या होता है। नंबर लंबरदार एल वाला है लफ्ज, लंबरदार साहब क्या करते हैं, पटवारी साहब की क्या जिम्मेदारी है, तहसीलदार की क्या है, सारी इसी के गिर्द आप लोगों को समझ आ जाएगी। डॉक्यूमेंट फॉर द असरटेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट। 11th को देखें, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज इम्पार्ट टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल। बेटा ये क्या है, इलेक्शन कमीशन के जो हमारे अफसर हैं मुलाजमीन हैं वो इसमें आ गए, टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, इसमें आ गया ये। अब इसकी इलस्ट्रेशन वगैरह दी गई हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला बेसिक काफ़ी चला गया है, फिर दूसरा में इंशाल्लाह ताला उसे नेक्स्ट फिर तसल्ली से हम पढ़ेंगे। पहले गुजारिश ये थी आराम से तसल्ली से चलेंगे बेटा, मैं आप लोगों को उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो आप समझ गए हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।